नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ गौरव अग्रवाल और मेरे साथ हैं समीर, प्रीति और सुरभि। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी के उन्नाव रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जबकि ये पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत मिली है। उन्नाव रेप केस में सेंगर की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा था और दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए 15 लाख के मुचलके पर सेंगर को रिहा करने का आदेश दिया है। सेंगर जो कि बीजेपी के विधायक थे और उन पर एक लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा था और वो मामला यूपी की सियासत में बहुत बड़ा मामला बना था, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी भी गई। लेकिन अब उन्नाव रेप केस में सेंगर की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और 15 लाख के मुचलके पर उनको जमानत देने का भी फैसला किया है। जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। जितेंद्र, बताइए क्या आधार रहा कुलदीप सिंह सेंगर को यह जमानत मिलने का? कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, सबसे पहले बता दूं, इस मामले में जो डिटेल्ड ऑर्डर आना है, ऑर्डर उसके लिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यही है कि इस मामले में 2017 का मामला है, जब कुलदीप सिंह सेंगर जब बीजेपी हुआ करते थे, विधायक थे, तो उनके ऊपर आरोप लगे थे कि नाबालिग के साथ में यौन पीड़न किया गया और उसके जो पिता थे उसको आवाज उठाने पर जब हिरासत में ही उनकी मौत हुई। इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया था और दिल्ली शहरी कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चली थी डे टू डे, और वहां पर अधिकतम जो सजा होती है उम्र कैद की, वो सजा सुनाई गई थी। अब ये जो राहत मिली है, इसमें उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, तो ऐसे में कोर्ट ने फिलहाल सजा को सस्पेंड कर दिया है। 15 लाख रुपए के मुचलके के साथ में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मसलन जो पीड़िता है उसके घर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं रहेगा, पासपोर्ट जो है जमा कराना होगा और साथ ही साथ में हर सोमवार को सुबह 10 बजे थाने के अंदर जो है अपनी हाजिरी लगानी होगी। तो इस मामले में फिलहाल राहत जरूर मिली है और ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी एम्स में इलाज करने के लिए जो है कुलदीप सेंगर को राहत मिली थी। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे आपसे इस बारे में और अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को फिलहाल एक बड़ी राहत तो मिलती दिख रही है। एक और बड़ी खबर है, यूपी के अखलाक मर्डर केस में यूपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग वाली याचिका नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने अर्जी को महत्वहीन और आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया, यानी इसे सुनवाई के लायक ही नहीं पाया। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये मामला जो है इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जिस तरह से अखलाक का मर्डर किया गया था, यूपी सरकार की तरफ से एक याचिका डाली जाती है जिसमें कहा जाता है कि अभियुक्तों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस ले लिए जाएं। किस बिना पर यह डिमांड की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज किया है? बिल्कुल समीर, देखिए, आरोपियों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमे थे, जब सरकार के पास और पुलिस के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जो कोर्ट में साबित कर सके, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने केसेस वापस लेने का एक जो स्टंट था वो किया और सूरजपुर कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को इससे करारा झटका लगा है। केस वापस लेने को लेकर के आज सुनवाई हुई थी और मामले में अदालत ने अभियोजन की ओर से जो केस वापसी की अर्जी लगाई गई थी उसे सीधे तौर पर बोल दिया कि आधारहीन है और योग्यता नहीं है इसकी, इसलिए हम इस याचिका को खारिज कर रहे हैं। और अब इस मामले पर आगे उत्तर प्रदेश सरकार को तब और शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी जबकि उनके पास कोई तथ्य और आधार नहीं होगा ये सारे आरोप प्रूव करने के लिए। जी समीर, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी के लिए। और अगली खबर वाराणसी से कोडीन सिरप से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है इस बीच, लेकिन आपको हम ये रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले अखलाक केस से जुड़ी हुई एक खबर आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर अदालत ने अखलाक हत्याकांड के अभियुक्तों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। यूपी सरकार की ओर से अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 321 में कोई भी सरकारी वकील ने इस तरीके का कोई भी तथ्य, कोई ग्राउंड इस तरीके का नहीं है। 321 कहीं से कहीं तक मर्डर जैसे मामले में नहीं बनती है, जिसमें के गवाही भी हो चुकी है। लेफ्ट नेता वृंदा करात ने इसे न्याय की जीत बताया है। पूरी साजिश के साथ इतनी भयानक घिनौना केस में
वो केसे वापस लेना चाह रहे थे। न्याय के पक्ष में ये अदालत ने फैसला दिया है। अखलाक की परिवार बहुत हिम्मत के साथ खड़े हैं। गौतम बुद्ध नगर के बिसाड़ा गांव में अखलाक को सितंबर 2015 में गौ हत्या के शक में उसके घर से निकालकर पीट कर मार डाला गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर है कोडीन सिरप से जुड़ी ये खबर, जहां अभियुक्त शुभम जायसवाल पर इनाम घोषित किया गया है और शुभम जायसवाल पर 50,000 का इनाम। फरार अभियुक्तों के खिलाफ लुकआउट नोटिस को लेकर खबर। शुभम अमित के खिलाफ सर्कुलर भी जारी हुआ है। खबर यह है कि दिवेश जायसवाल और आकाश के खिलाफ भी सर्कुलर जारी हुआ है। अमित, दिनेश, आकाश के नाम से बोगस फार्मा कंपनी। अभिजीत ठाकुर इस बारे में इस वक्त और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक्शन के तहत अब ये साफ हो चुका है किसकी क्या भूमिका रही, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, किसके नाम पर यह कंपनी थी। फिलहाल अभी क्या डिटेल जानकारी इसके बारे में और मिल पाई है? देखिए, मल्टीपल एजेंसीज लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दे रही है और ज्यादा दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। इनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत भी मामला दर्ज हुआ है और लुकआउट सर्कुलर जारी होने के साथ साथ 50,000 की इनाम इन चारों पर, यानी कि शुभम जायसवाल, आकाश पाठक, दिनेश और अमित जायसवाल, इन सभी पर घोषित किए गए हैं। और ये तमाम लोग, ये चारों लोग मुख्य सरगना के रूप में अब इन्हें एसआईटी जो गठित की गई थी सरकार के द्वारा वो देख रही है और उसी दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। तो इसमें लगभग हर रोज इसमें कुछ नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। उसी के तहत आज कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से जो है ये 50,000 का इनाम और लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। तो दबाव एक तरीके से ये पूरा सिंडिकेट जो है उस पर लगातार पड़ रहा है और जो एसआईटी है और तमाम टीमें हैं लगातार इसमें गिरफ्तारी की कोशिश इन चारों सरगना की करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो पहुंच से बाहर बताए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल, आकाश पाठक, दिवेश जायसवाल और अमित जायसवाल के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। शुभम जायसवाल के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। वहीं शुभम का सबसे बड़ा राजदार आकाश पाठक भी वांछित है। शुभम के लिए फर्म का पंजीकरण कराने का जिम्मा संभालने वाला दिवेश जायसवाल और अमित जायसवाल का नाम बोगस फर्म जुटाने और फर्जी तरीके से ई-वे बिल जनरेट कराने में सामने आया। शहर के नवयुवकों के नाम से फर्म खुलवाकर बैंक खाता, पंजीकरण समेत अन्य जानकारियां दिवेश और अमित अपने पास रखता था। इसके एवज में नवयुवकों को हर महीने 40 से 50,000 रुपए देते थे। वहीं कोडीन कफ सिरप कांड मामले में शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को सोनभद्र से जौनपुर लेकर पुलिस पहुंची। जौनपुर में कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी भोला जायसवाल को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और अरावली पर्वत श्रृंखला को नुकसान पहुंचाने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, जानने के लिए देखिए टीवी9 संवाददाता ध्वज आर्य की एक ग्राउंड रिपोर्ट। एक बड़ा आंदोलन अरावली श्रृंखला को बचाने के लिए राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हो रहा है। 690 किलोमीटर की जो अरावली की श्रृंखला है, जो राजस्थान भर में फैली हुई है, उसे बचाने के लिए कांग्रेस के साथ में तमाम सामाजिक संगठन अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरावली को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके क्या गंभीर परिणाम होंगे, ये दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, राजस्थान के अजमेर जिले की पुष्कर की तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है, यानी कि अरावली पहाड़ को काटकर ये हाईवे निकाला गया है। और इस हाईवे को निकालने के बाद में जो रेतीले धोरे हैं वो कितने आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे से होगी हेमंत थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि ये किस तरीके से जो रेतीले धोरे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अरावली पहाड़ को अगर नुकसान पहुँचाया जाएगा तो रेतीले धोरे कितने आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में गर्मी बढ़ेगी। और राजस्थान में जिस तरीके से जो हालात है, यानी कि जो मरु प्रदेश है उसमें जो रेतीले धोरे हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और जो भूजल स्तर है वो काफ़ी जो है गिरेगा। इसको लेकर ये एक छोटी सी तस्वीर और छोटा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं ग्राउंड जीरो पर आके कि अगर अरावली पहाड़ को नुकसान पहुँचाया जाएगा तो कितने गंभीर परिणाम जो है सामने आएंगे। और चाइनीज वीजा स्कैम मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। चाइनीज वीजा स्कैम केस में कार्ति चिदंबरम और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। ये मामला 2011 का है और चीनी विशेषज्ञों को वीजा जारी करने से संबंधित है। उस वक्त कार्ति के पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक कार्ति चिदंबरम और भास्कर रमन ने अवैध रूप से 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। अदालत के आदेश के बाद अब उनके खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोपों के तहत आरोप तय किए गए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। वहीं कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि उनके लिए कानूनी प्रक्रिया के कई दरवाजे खुले हैं। Karti sir, any denial? Have you denied the charges, sir, or will you challenge the same before the High Court? Legal process allows me many avenues. All avenues will be pursued. चाइनीज वीजा स्कैम केस में तालवंडी साबो पावर लिमिटेड और अन्य भी शामिल हैं। सीबीआई ने विकास माखरिया को इस मामले में सरकारी गवाह बनाया है, जिनकी भूमिका अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूपी के बरेली में फिर बीडीए का बुलडोजर चला है। बीडीए ने आज मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर को गिराने की कार्रवाई शुरू की है। बरेली शहर में बवाल कराने के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी प्रॉपर्टी डीलर वाहिद बेग के बारात घर पर भी बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। सुबह 11:30 बजे से बीडीए की पोकलेन मशीन और 2 बुलडोजर बारात घर को जमींदोज करने में जुट गए। सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई शुरू होने के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध जरूर किया था, लेकिन पुलिस बल की सक्रियता से उनका विरोध प्रदर्शन काम नहीं आया और बीडीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। फरीदापुर चौधरी गांव में स्थित वाहिद बेग का ये बारात घर अवैध तरीके से बनाया गया है। इसके निर्माण में बीडीए से स्वीकृति नहीं ली गई थी। लगभग 400 वर्ग मीटर में बाउंड्री कवर करते हुए बारात घर का निर्माण किया गया था। स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। इस मामले में वाहिद बेग को 6 अक्टूबर को नोटिस भी जारी किया गया था। इसी दिन बारात घर को सील भी किया गया था। नोटिस पर सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर पेश नहीं हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार पटना पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। पटना में 6 किलोमीटर के लंबे रोड शो के बाद वो मिला हाई स्कूल के ग्राउंड में भी पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र और बांकीपुर के विधायक नितिन नबीन अब लौटे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनके, और हाथी है, घोड़ा है, पालकी है और कई मंत्री हैं जो इस जाम में पैदल दौड़ते हुए नजर आए। दोनों उप मुख्यमंत्री उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। जब वो पटना से दिल्ली पहुंचे तो उनके इंतजार में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके इंतजार में खड़े नजर आए। और आज जब नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब पटना लौटे हैं तो वही नजारा, हजारों कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक मात्र 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लगभग 3 घंटे का वक्त लगा है। और देखिए यहाँ पर दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्ज पर पूरी तरह से। और अब बात कांग्रेस की। प्रियंका गांधी के पीएम चेहरे को लेकर इमरान मसूद के बयान पर रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की ऐसी मांग होती रहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका आगे आए, लेकिन अभी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का वक्त है। इमरान मसूद से सवाल ये पूछा गया था कि प्रियंका गाजा पर बोलती हैं लेकिन बांग्लादेश पर नहीं। इसके जवाब में इमरान मसूद ने कहा था कि एक बार प्रियंका को पीएम बनाकर देखिए, तब पता चलेगा कि वो क्या करती है। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए पर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। और इमरान मसूद के बयान पर मीडिया में चर्चा शुरू हुई। बीजेपी ने हमला बोला तो उन्होंने सफाई दी है। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने।
और जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहां चलाया जा रहा है ये ऑपरेशन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्च ऑपरेशन कल शाम से ही यहां पे जारी है। तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की हैं, जहां जुल्ला सालिया में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। यहां पर एसओजी की कई टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ के जवान भी जंगली इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। कहा जा रहा है कि सर्दी के दिनों में घने कोहरे के बीच पाकिस्तान घुसपैठ करा सकता है। ऐसे में लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी जंगली इलाकों में भी छिप सकते हैं। इसी के चलते जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी आतंकी साजिश का करारा जवाब दिया जा सके। जावलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने नए साल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान नीरज चोपड़ा की पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। जेवलिन थ्रो में भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने नए साल से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। इस दौरान नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर भी उनके साथ मौजूद थी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि इस मुलाकात में उन्होंने खेल सहित कई मुद्दों पर नीरज चोपड़ा के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हमारे बीच कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। जाहिर तौर पर इस दौरान हमने खेल को लेकर भी काफी बातचीत की। अपने इस पोस्ट में पीएम मोदी ने 2 फोटो शेयर की। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने इसी साल टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के साथ शादी की थी। उनके इस शादी समारोह में कुछ करीबी रिश्तेदार और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। लोगों को उनके शादी के बारे में तब पता चला जब चोपड़ा ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरें पोस्ट की। और बांग्लादेश हिंसा के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के रास्ते पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए पाकिस्तानी एजेंसियों ने कई आतंकियों को घुसपैठ की ट्रेनिंग दी है। बांग्लादेश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों और रोहिंग्या को पैसे का लालच देकर जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है और भारत भेजने की साजिश की जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों एक्टिव मोड में हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों जैसे जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसार उल बांग्ला टीम और हिज्ब उत तहरीर के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में लश्कर और जैश से जुड़े कई आतंकी बांग्लादेश में देखे भी गए थे। खुफिया एजेंसियां लगातार बांग्लादेश सीमा पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा बलों ने निगरानी कड़ी कर दी है। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने टीवी9 से बातचीत में कहा है कि महायुति में कोई दरार नहीं है। इसके लिए उन्होंने शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस पर भी तंज कसा। तो चर्चा तो करनी पड़ेगी। जब कई पार्टियां मिलकर के गठबंधन चलाती हैं तो सभी पार्टियों की अपेक्षा होती है कि चुनाव में उतरते समय उनके पास ज्यादा से ज्यादा सीटें आए ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को वो दे सके, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौका दे सके। अभी जो नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव हुए उसमें मनसे को 0 मिला है और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी सिंगल डिजिट में पहुंच गई। उसके बाद ये महापौर बनाने का सपना देख रहे हैं मुंबई में। 1.5% वोट मनसे के पास है, अब इनके पास 9 नगराध्यक्ष। इतने कम ताकत के बाद मुझे डर है कि कहीं नगर परिषद चुनाव की तरह मुंबई में भी ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ये बड़बोलापन बंद करें, क्योंकि इन लोगों ने मराठी भाषिकों के नाम पे सिर्फ राजनीति की, मराठी समाज का कोई कल्याण नहीं किया इन्होंने। सिर्फ मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति करते हैं। दिल्ली में साइबर सेल की टीम ने नकली दवाओं और कॉस्मेटिक्स उत्पादों के रैपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस में दबिश दी और 3 लोगों को हिरासत में लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
दिल्ली में साइबर सेल के हाथ बड़ी सफलता लगी है। साइबर सेल ने अवैध रूप से नकली दवाइयों और कॉस्मेटिक्स उत्पादों के रैपर और डिब्बे छापने वाली एक प्रिंटिंग यूनिट का पर्दाफाश किया है। ये यूनिट लंबे समय से नकली दवाओं की सप्लाई चेन को मजबूत कर रही थी। इस मामले में साइबर क्राइम की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम श्रीराम, गौरव भगत और प्रमोद कुमार गुप्ता है। जांच के दौरान सामने आया है कि इन नकली दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए पैकेजिंग मटेरियल एक अलग प्रिंटिंग यूनिट से सप्लाई किया जा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और प्रिंटिंग प्रेस पर रेड की, जहां से नकली रैपर छापने में इस्तेमाल होने वाले फ्रेम बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 और अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इसी प्रिंटिंग यूनिट से नकली दवाइयों समेत रैपर और डिब्बे छापकर सप्लाई किए जाते थे। फिलहाल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है, ताकि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने बिजली विभाग के अधिकारियों के आवास की बिजली काट दी, जिससे हड़कंप मच गया। रुड़की के छपरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती का बिजली कटौती को लेकर गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के परिसरों की बिजली लाइन खुद खंबे पर चढ़कर काट दी। इस दौरान विधायक लाइनमैन की तरह पीछे प्लास लगाए नजर आए। बताया जा रहा है कि देहात क्षेत्रों में सुबह सुबह बार बार बिजली गुल होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसे लेकर विधायक वीरेंद्र जाती ने पूर्व में बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर व्यवस्था सुधारने के लिए 3 दिन का समय दिया था। तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। सुबह सुबह बिजली आप काट देते हो और उस बिजली काटने के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को तैयारी करनी है, या लोगों को गर्म पानी चाहिए, या लोगों को सुबह की सुविधाएं चाहिए। हमने कहा था कि भाई आप अगर चलो भाई बिजली की कोई किल्लत है, हम भी समझते हैं, तो आप बिजली दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए काट लीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो बिजली हमारे कहने से ठीक की, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस कर दी। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले किसान रोशन सदाशिव कुडे की किडनी बिकवाने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। किडनी बेचने के मामले में चंद्रपुर में पुलिस ने ब्रह्मपुरी थाने में केस दर्ज किया। पुलिस ने यह केस उगाही, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में दर्ज किया था। अब इस मामले में 6 साहूकारों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी चंद्रपुर के मुताबिक किडनी बेचने के आरोपों की अलग से जांच की जा रही है। जांच में पता लगाया जा रहा है कि किसान ने अपनी किडनी कर्ज चुकाने के लिए ही बेची या कोई और बात है। इसके अलावा यह भी जांच के दायरे में है कि आखिर कंबोडिया जाकर किडनी क्यों बेची गई। आरोप है कि एक साहूकार ने उसे लोन का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए किडनी बेचने का सुझाव दिया। इसके बाद एक एजेंट उसे कोलकाता ले गया, जहां मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद कंबोडिया ले जाकर सर्जरी के बाद उसकी किडनी निकाली गई। रोशन ने यह किडनी 8 लाख रुपए में बेची। जानकारी के मुताबिक रोशन ने 2021 में 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए उधार लिए थे। साहूकारों ने बाद में दावा किया कि ब्याज के साथ ये रकम बढ़कर लाखों रुपए हो गई। आरोप है कि इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए साहूकारों ने किसान को किडनी बेचने के लिए मजबूर किया। भोपाल में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अयोध्या बाईपास चौड़ीकरण परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर अयोध्या बाईपास पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही इसका विरोध भी हो रहा है। काफी ये शहर काफी हरा भरा है, यहाँ की सुंदरता हरे भरे पौधों से है, पेड़ों से है। मगर NHAI का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत तकरीबन 8000 पेड़ काटने होंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से पेड़ों की कटाई लगातार चल रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक नहीं बल्कि हजारों पेड़ इसी तरह से काटे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं एक के बाद एक तस्वीरें जब इन पेड़ों की कटाई चल रही है। और ये पेड़, इसकी उम्र आप देख लें, तकरीबन 40-50 वर्षों की इस पेड़ की उम्र रही होगी। और जितने पेड़ अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी छाया दिखाई दे रही है आपको। मगर दूसरी तरफ NHAI का जो प्रोजेक्ट है, अब इस पूरे मामले को भी आपको समझा देते हैं। दरअसल 10,000 पेड़ों की कटाई होना थी, उसके बाद 7,871 पेड़ों तक ये मामला पहुंचा। और देखिए इस पेड़ की उम्र तकरीबन 40 से 50 वर्ष की उम्र होती है एक इस पेड़ की, और तब जाकर वो इतनी ऑक्सीजन दे पाता है। अब इसके एवज में 10 पौधे लगाए जाएंगे। देश में बढ़ती साइबर ठगी के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दूरसंचार विभाग ने सिर्फ 6 महीने में करीब 660 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रोकी है।
ये उपलब्धि 22 मई 2025 से दूरसंचार विभाग के एफआरआई यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के रोल आउट के बाद दर्ज की गई है। विभाग के मुताबिक इस सफलता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सक्रिय भूमिका रही। इसी सहयोग के चलते अब तक 1000 से अधिक बैंक, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को अपनाकर संदिग्ध लेन देन पर कार्रवाई कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने इसके प्रभावी इस्तेमाल के लिए अब तक 16 जागरूकता और ट्रेनिंग सत्र भी आयोजित किए हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार संचार साथी प्लेटफॉर्म अब देश का सबसे बड़ा क्राउडसोर्स्ड साइबर इंटेलिजेंस टूल बन चुका है। नागरिकों की ओर से दी गई जानकारियों से ही एफआरआई को लगातार इनपुट मिल रहा है। दूरसंचार विभाग ने सतर्क नागरिकों और साइबर वॉरियर्स की भूमिका की सराहना की है, जो संचार सारथी के जरिए संदिग्ध कॉल और एसएमएस की रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने नाम पर फर्जी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने राजस्थान से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो क्यूआर कोड में बदलाव करके साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर ठगी के अलग अलग तरीके और मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की साइबर सेल ने राजस्थान में एक ऐसे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है जो क्यूआर कोड से छेड़छाड़ कर साइबर ठगी करता था। जी हां, वही क्यूआर कोड जिसके जरिए आप पैसों का लेन देन करते हैं। इतना ही नहीं, अभियुक्त के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद किया है जिसमें 100 से ज्यादा एडिट किए हुए क्यूआर कोड मौजूद थे। साथ ही कई अहम डिजिटल सबूत भी गिरफ्तार अभियुक्त के फोन से बरामद हुई हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में ठगी की पूरी रकम अभियुक्त के बैंक खाते में ट्रेस कर ली गई है। दरअसल चांदनी चौक में एक दुकान पर शिकायतकर्ता ने पेमेंट की थी, लेकिन पेमेंट दुकानदार तक नहीं पहुंची, जिसके बाद मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस की साइबर सेल से की गई और पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें सामने आया कि शिकायतकर्ता ने जो पेमेंट की है वो दुकानदार की जगह किसी और के खाते में चली गई है जो राजस्थान का है। पुलिस ने अभियुक्त की पहचान कर उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। और उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने गए ओडिशा के 18 युवा खिलाड़ियों के साथ बेहद शर्मनाक और अमानवीय व्यवहार की खबर मिली। रिपोर्ट देखिए। ओडिशा से शर्मनाक मामला सामने आया है जिसने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने गए ओडिशा के 18 युवा पहलवानों को कथित तौर पर बेहद अमानवीय परिस्थितियों में ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी। आरोप है कि राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण इन खिलाड़ियों को बिना कंफर्म टिकट के सामान्य डिब्बों में टॉयलेट के पास सफर करना पड़ा। इस दल में 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल थी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने भेजा गया था, लेकिन सम्मान और सुविधा देने के बजाय खिलाड़ियों को टॉयलेट के पास सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोपों के मुताबिक भीड़ भाड़ के कारण कई खिलाड़ियों को ट्रेन के शौचालय के पास बैठकर लंबी दूरी तय करनी पड़ी। सर्दी के मौसम में इस तरह का सफर न सिर्फ शारीरिक रूप से काफी मुश्किल था, बल्कि उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन गया। बताया जा रहा है कि यह स्थिति केवल जाने के दौरान ही नहीं बल्कि वापसी के समय भी बनी रही। और भारत में भाषा की बाधा तोड़ने और डिजिटल इंडिया के मिशन को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की पहल पर भाषिनी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसने आम लोगों को भारी राहत दी है। भाषिनी ऐप में एआई की मदद से बैंकिंग से लेकर सरकारी सुविधाओं के लिए अपनी भाषा में संवाद करना आसान हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में पिछले एक दशक से डिजिटल इकोनॉमी का तेजी से प्रसार हुआ है, लेकिन आज भी 100 से ज्यादा भाषाओं और बड़ी संख्या में अशिक्षित लोगों वाले देश में डिजिटल सहभागिता अधूरी है। इस अंतर को मिटाने के लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन लॉन्च किया। भाषिनी में रियल टाइम में अनुवाद की सुविधा है। संविधान में दर्ज 22 भाषाओं की पहचान की क्षमता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की खूबी स्कैन टेक्स्ट को पढ़ने योग्य फॉर्मेट में बदल सकता है। इसके डिजिटल शब्दकोश में भारत की संस्कृति, व्यंजन, परिधान और रोजाना के शब्दों का भंडार है। भाषिनी ने बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाई है। अशिक्षित लोगों के लिए वॉइस मोड भी है, जिससे वो बोलकर अपना काम कर सकते हैं। देश के सभी पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध है। ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म एक बहुभाषीय प्लेटफॉर्म है। पंचायत अपने कार्य विवरण मातृभाषा में रिकॉर्ड करते हैं, जो अपने आप उसे किसी भी अन्य भाषा में अनुवाद कर देता है। संसद की कार्यवाही से लेकर ऐतिहासिक दस्तावेजों का बहुभाषाई अनुवाद भाषिनी के माध्यम से संभव हुआ है।
भारत में वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में TV9 नेटवर्क वेलनेस एंड हेल्थ टेक समिट का आयोजन विजिट हेल्थ के सौजन्य से किया गया। इस समिट में सरकार, कॉरपोरेट वर्ल्ड और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने शिरकत की। हेल्थ टेक के माध्यम से भारत के स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करने के विषय पर हुए प्रोग्राम में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील बरनवाल ने स्वस्थ और मजबूत भारत बनाने में डिजिटल इनोवेशन की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर जोर दिया और इस विषय पर अपने विचार रखे। टेक्नोलॉजी और वेलनेस के जरिए इंडियन वर्कप्लेस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए विजिट हेल्थ प्रेजेंट्स TV9 नेटवर्क वेलनेस एंड हेल्थ टेक समिट का आयोजन दिल्ली में किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस समिट को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत बताया। यह संगम न केवल हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है, बल्कि यह विकसित भारत के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। TV9 नेटवर्क वेलनेस एंड हेल्थ टेक समिट में विजिट हेल्थ कंपनी की ग्रोथ भी चर्चा में रही। From 10 people, we have become almost 900 folks today. And so we really grown very fast and very quick. सभी ने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी और वेलनेस आज ऑर्गेनाइजेशंस की ताकत साबित हो रहे हैं और इन पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। पंजाब के स्कूलों और रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। तस्वीरें पंजाब के पटियाला की हैं, जहां ईमेल के जरिए अलग अलग स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई। जैसे ही स्टाफ स्कूल पहुंचे, स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल देखा, तुरंत पुलिस को ईमेल की जानकारी दी गई। गनीमत रही कि स्कूल में इन दिनों छुट्टी चल रही है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी सुबह करीब 7:15 बजे मिली थी। फिजिकल चैकिंग की गई है और स्कूल के स्टाफ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ। सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके चलते रेलवे ट्रैक पर भी पुलिसकर्मी जांच पड़ताल करते नजर आए। स्टेशनों को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे के बीच बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन जांच में ये धमकियां फर्जी निकली।